पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत ये मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। हमें खेद है कि ये हाई कोर्ट इस मैटर में नहीं गया। हम सम्मान करते हैं, हर कोर्ट न्याय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसीलिए देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम बनी है कि अगर निचली अदालत कोई गलत जजमेंट दे देती है तो आप उसको ऊपर जाके अपील कर सकते हो, और हम यही करने वाले हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वो अहंकार चूर चूर हो गया है। 59 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरद रेड्डी की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को आया। पूरी दिल्ली को लूटने का आपने षड्यंत्र रचा है। उन हजारों माँ बहनों की हाय आपको लगी अरविंद केजरीवाल, जिनके बच्चों को तुमने नशे में धकेलने का काम किया, जिनको पानी की जगह शराब की बोतल पकड़ाने का काम किया। क्या जवाब देंगे ये लोग? बार बार चिल्लाने से, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बनता। ये बात आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता समझ लें। तो क्या फंस गए केजरीवाल और 24 में होगा सियासी बवाल? दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से ईडी को दी गई रिमांड के आदेश को भी बरकरार रखा है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी बरकरार रखा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह जमानत का मामला नहीं है। याचिका में ईडी की ओर से गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द जांच पूरी करें और अरविंद केजरीवाल सम्मन पर हाजिर नहीं हुए। जैसे कि आपको मालूम है, एक के बाद एक ईडी के सम्मन जा रहे थे, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कोर्ट को राजनीति से मतलब नहीं है। कोर्ट कानून के हिसाब से काम करती है। इससे पहले भी राजनेताओं से जुड़े मामले आए और कोर्ट ने कानून और संविधान के हिसाब से काम किया। यानी इस टिप्पणी का मतलब केजरीवाल को झटका। आप समझिए कि खबर क्या है। खबर है केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिला है। गिरफ्तारी सही है, कोर्ट यह कह रहा है। तिहाड़ जेल में रहेंगे। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया। मगर समझिए कि कोर्ट में क्या हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी क्या है वो समझिए। सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना, कोर्ट पर सवाल उठाना है। चुनावी बॉन्ड लेने का कोर्ट से कोई संबंध नहीं है। अदालत पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं होता। केस केजरीवाल ईडी के बीच का है, केंद्र केजरीवाल का नहीं है, यानी केंद्र सरकार। चुनाव के वक्त गिरफ्तारी की बात कहना गलत है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। दस्तावेज बताते हैं कि केजरीवाल साजिश में थे। कोर्ट कह रहा है केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल है। यह टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की। यानी केजरीवाल क्या फंस गए? इसी टिप्पणी के हिसाब से समझे तो। अब केजरीवाल का कोर्ट में दलील क्या थी वो समझिए। उनका कहना यह था कि सरकारी गवाह ने चुनावी चंदा दिया है।
सिर्फ बयान के आधार पर ही गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के वक्त यह गिरफ्तारी की गई है जो कि गलत है। गवाहों को धमकाया गया। ये तमाम दलीलें केजरीवाल की तरफ से रखी गई कोर्ट में, मगर कोर्ट ने सभी को ही दरकिनार कर दिया। मगर आंकड़ों में इस पूरे के पूरी कहानी को समझें तो याद होगा आपको कि 10 सम्मन केजरीवाल को जारी हुए, 9 दिन गुजर गए और अब तक 4 नेता, बड़े नेता गिरफ्त में आ चुके हैं। और रिश्वत का आरोप कितना? 100 करोड़ की रिश्वत। यानी कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वार भी और पलटवार भी। कैसे बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी मोर्चा खोला है। तो क्या आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है या फिर आम आदमी पार्टी अभी विक्टिम कार्ड खेलेगी? आज चर्चा करेंगे इसी पर, लेकिन सुनिए कुछ बयान। अभी माननीय उच्च न्यायालय का फैसला अरविंद केजरीवाल जी के मामले में आया है, लेकिन जैसा पिछले कई दिनों से लगातार मैं कह रहा हूं, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं पूरी मजबूती के साथ और जिम्मेदारी के साथ कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। पंजाब की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने और खत्म करने का मकसद है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। यह सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। मैंने सुधांशु त्रिवेदी जी को पता ही नहीं चला। रिकवरी तो हो गई है, 59 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है और कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात है, उस चीज को एक्नॉलेज किया। हाई कोर्ट ने 2 बातों को हाई कोर्ट ने आज एक्नॉलेज किया। मैं समझता हूं वो हमारी बड़ी जीत है। कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि 59 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरद रेड्डी की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को आया। कोर्ट ने दूसरी बात जो हमारी बहस थी वो एक्नॉलेज तो की कि जो मगुंटा रेड्डी हैं और उनके बेटे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं, वो मगुंटा रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। माननीय न्यायालय ने एक और गंभीर ऑब्जर्वेशन दिया है। किसी को जमानत दी गई या नहीं, इस पर टिप्पणी करना सीधे सीधे न्यायपालिका के ऊपर टिप्पणी करने के समान है। भाई, अगर आप देखें तो इसी आधार के ऊपर अभी संजय सिंह जी को तो बेल मिली है। आप इस ढंग से राजनीतिक आधार के ऊपर कोर्ट के निर्णयों के ऊपर समीक्षा, आक्षेप और कटाक्ष नहीं कर सकते। देखिए, मैटर हमें समझना होगा। अगर कोई मैटर अप्रूवर के आधार पे ही बना गया है तो उस अप्रूवर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल जवाब क्यों नहीं होने चाहिए? और अगर एक कोर्ट कर रहा है, हम तो कह ही रहे हैं कि एक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी उस मैटर में चला गया है,
वहां के सरकारी गवाह, वो दूसरा सरकारी गवाह था जिन्होंने संजय सिंह जी के खिलाफ बयान दिया था। लेकिन उस गवाही में कितनी सच्चाई है वो डिस्कशन में आया था। तो हमें खेद है कि ये हाई कोर्ट इस मैटर में नहीं गया। हम सम्मान करते हैं, हर कोर्ट न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसीलिए देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम बनी है कि अगर निचली अदालत कोई गलत जजमेंट दे देती है तो आप उसको ऊपर जाके अपील कर सकते हो, और हम यही करने वाले हैं। माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का? तो एक तरफ वार, दूसरी तरफ से पलटवार, सियासत जोरदार। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। हमारे साथ बबीता जी जुड़ी हुई हैं जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और परमवीर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। तो बबीता जी, नमस्कार। पिछले मंगलवार तो बजरंगबली का आशीर्वाद कायम था आपके ऊपर, इस बार मंगलवार ने साथ नहीं दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है, और पहले भी संजय सिंह जी की हाई कोर्ट से डिसमिस हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। कोई नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि हमारा आगे रास्ता बंद हो गया है। आगे भी हमारे पास ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। आपने कोर्ट की टिप्पणियां तो पढ़ी होंगी, मैं पढ़ दूं एक बार दोबारा से? बिल्कुल मैंने पढ़ी हैं, और मैं पढ़ देता हूं एक बार पढ़ देता हूं ताकि दर्शक एक बार फिर से समझ ले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाना है। नहीं जी, अब तक तो आप कह रहे थे सरकारी गवाह पर ही सवाल उठा रहे थे। कोर्ट कह रहा है कि सरकारी गवाह पर सवाल उठाना मतलब कोर्ट पर सवाल उठाना है। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सरकारी गवाह कौन है ये जिसके स्टेटमेंट से हमें अरेस्ट किया गया है? शरद रेड्डी। ये बयान कोर्ट के सामने दर्ज होते हैं मैडम। हाँ जी, बिल्कुल। मैं एक बात आपको बता दूं कि किसके बयान पे हमें अरेस्ट किया गया है, सीएम साहब को अरेस्ट किया गया है। शरद रेड्डी, जिसको बीजेपी किंग पिन बता रही थी शराब घोटाले में, और उसको 6 महीने तक जेल में रखा गया। उसके 10 बयान हुए, 10 के 10 बयान में उसने कहीं भी सीएम साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद उसने बीजेपी को 60 करोड़ का चंदा दिया, और उसी चंदे को लेकर कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड लेने का कोर्ट से कोई भी संबंध नहीं है। कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं। अगर कोर्ट ने कह दिया संबंध नहीं है, लेकिन आप एक बात एक समझिए कि जिसको मेन एक्यूज बता रहे हैं वो 60 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे रहा है शराब घोटाले में। अदालत से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उसको एमपी का टिकट दिया जा रहा है, एमपी के लिए। बबीता जी, वही कोर्ट कह रहा है कि अदालत पर राजनीति का कोई प्रभाव नहीं है। कोर्ट का अपना मानना है, कोर्ट को कह रहा है, हम उसके डिसीजन को मानते हैं, और इसलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह के मामले में हमारी बात सुनी, और ईडी को भी फटकार लगाई, और ईडी को भी कहा कि तुम्हारे पास कोई तथ्य नहीं है। कोर्ट ने एक बात और कही है, मालूम है ना आपको? कोर्ट कह रहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। कोर्ट क्या कह रहा है उसमें मैं कोई भी आप इस चीज पे बहस कर ही नहीं रही। नहीं, कल तक तो आप कह रहे थे ना, पिछले मंगलवार तो आपने कहा कि नहीं देखिए हमारे पास सबूत नहीं थे इसलिए ईडी ने विरोध नहीं किया और संजय सिंह जमानत से बाहर आ गए, और आज कोर्ट कह रहा है कि पर्याप्त सबूत है, तब आप कह रहे हो कि नहीं है सबूत। कंपनी की रिकवरी हमसे नहीं हुई है, ईडी सबूत जो पेश कर रही है और गवाह जो लेके आ रही है हमारे खिलाफ, जो मेन एक्यूज था उसी को गवाह बना लिया, और कोई गवाह नहीं मिला इनको। जो मेन एक्यूज है उसी को गवाह बना दिया हमारे खिलाफ। शांत प्रकाश जाटव जी, 8 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं ये। शांत प्रकाश जाटव जी, आज केजरीवाल को झटका लगा तो आपने कहा कि ये झटका है, प्रमाणित हो गया कि ये घोटाला हुआ। लेकिन एक मिनट बबीता जी, एक मिनट बबीता जी, आपके हिसाब से तो ट्रायल खत्म हो जानी चाहिए। बबीता जी, मैं सवाल बीजेपी से कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा। दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी, एक मिनट रुकिए ना, मैं सवाल बीजेपी से कर रहा हूं मैडम, मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। आप पहली बार कार्यक्रम में शामिल हुए, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। शांत जी,
यही तो ईडी पिछली बार विरोध नहीं कर रही थी। आज आप कह रहे हो कि देखिए हमने तो कहा है कि प्रमाणित हो गया है, और इसी कोर्ट ने पिछली बार जमानत दी संजय सिंह को। फिर देखिए, सही मायने में इसमें अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये दोनों मुख्य रूप से मुख्य आरोपी हैं, और बाकी लोग जो है वो उसमें कहीं ना कहीं पार्ट है। नहीं नहीं नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा शांत प्रकाश जी। इसके किंग पिन तो शरद रेड्डी है। आप ही ने कहा था ना शरद रेड्डी किंग पिन है इसका। सुने मेरी बात, तो फिर ये चेंज कैसे हो गया? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते मैं उनको बोल रहा हूं कि ये लोग जो है दोनों, हाँ। ये मुख्य रूप से इसके इस सिस्टम में मुख्य रूप से इनकी अहम भूमिका है। नहीं सर, घोटालेबाज तो असली घोटालेबाज तो शरद रेड्डी है। अरे सुनो ना भैया जी, एक में तो बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और दूसरा अरविंद केजरीवाल बतौर आम आदमी पार्टी के संयोजक। ठीक, इनकी डबल भूमिका है, ये कहीं बच नहीं सकते। इन्होंने हो सकता है कि मुख्यमंत्री के रूप में कहीं हस्ताक्षर नहीं किए हों, हाँ। मगर आम आदमी पार्टी के नाम पर जो इन्होंने पैसा जो लिया है, हाँ। जो मनी ट्रेल जो साबित हो रहा है, उसमें बतौर संयोजक ये पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक, इसलिए इनके बचने की गुंजाइश ना के बराबर है। और जिस व्यक्ति का नाम आप ले रहे हैं वो उसका सेकंड नंबर पर, क्योंकि उसने घोटाला सुझाया, इन्होंने घोटाले की परमिशन दी, उसके बाद तो उसने काम करा। इसलिए सर, मुख्य रूप से जो है वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है उनकी मुख्य जिम्मेवारी है। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। जो मुख्य गवाह शरद रेड्डी जिसने आपको 60 करोड़ का चुनावी चंदा दिया, उसे आप क्या मानते हैं? इस घोटाले का घोटालेबाज है या फिर नहीं? देखिए, शरद जो है, हाँ। वो इस मामले में जो उसने जो ट्रांजैक्शन किया है, मनी ट्रेल किया है, हाँ। वो बिल्कुल उसमें आरोपी है। नहीं आरोपी नहीं, वो घोटालेबाज मानते हो कि नहीं मानते आप उसको? मैंने बताया ना, आरोपी है यानी उस घोटाले में शामिल है। सर, आरोप तो किसी पर भी कोई भी लगा सकता है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो घोटालेबाज है कि नहीं? नहीं, घोटालेबाज और आरोपी में क्या फर्क हो गया? सर, आरोपी और आरोपी होता है, दोषी दोषी होता है। तो दोष तो कोर्ट, जब अभी तो इन्वेस्टिगेशन है। नहीं सर, आप जैसे कह रहे हो केजरीवाल को लेकर थ्योरी फिर बदल जाती है। आपने केजरीवाल को दोषी साबित कर दिया। आपने कोर्ट की इस टिप्पणी पर केजरीवाल को दोषी साबित कर दिया और शरद रेड्डी को आरोपी बना दिया। अरविंद केजरीवाल भी आरोपी हैं। अरविंद केजरीवाल पर अभी केस नहीं चला है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप उन्हें घोटालेबाज बोल रहे हैं, तो शरद रेड्डी घोटालेबाज क्यों नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, तुम सब वही पूछ रहा था आपसे। शरद रेड्डी जो आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, वही आरोप, वही नाम इसका शरद रेड्डी का भी है। तो वही शरद रेड्डी आपको चुनावी चंदा भी दे रहा है ना सर? शरद रेड्डी नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो डायरेक्टर है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन पैसा दे रही है, और वो केवल हमें नहीं दे रही, हाँ। और भी पार्टियों को दे रही है। तो यानी आप ये कह रहे हो कि ये फर्म ने पैसा दिया, हमने ले लिया? बिल्कुल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें घोटाला वो उनके साथ कर रहे थे, तो आपको चंदा क्यों देंगे? अगर हम पैसा लेते हैं तो ये कह करके कि अरे नहीं वही फलाना आदमी जो है, ऐसे नहीं होता है। शांत प्रकाश जाटव, एक कंपनी जो है, एक कंपनी अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही है। आप बहुत समझदार हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि जो व्यक्ति घोटाला कर रहा है आम आदमी पार्टी के साथ और चंदा दे रहा है आपको, ये क्यों सर? वो चंदा तो उन्हीं को देगा ना? नहीं, आज तमाम लोग चंदा दे रहे हैं, क्या पता कौन कहां पर क्या काम कर रहा है। सर, कल को दाऊद चंदा दे दे तो आप ले लोगे क्या उससे? नहीं, तो केवल अगर उस व्यक्ति ने कहीं कुछ किया है ट्रांजैक्शन, हाँ। अभी वो घोटाला है या नहीं है, ये सब चीजें तो कोर्ट तय करती है ना। ठीक है सर, ओके। बबीता जी वेट करना चाह रही, फिर भूदेव शर्मा और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, सुन ले मेरी बात, अगर बेशक से वो इन्वॉल्व है, सजा दे कोर्ट,
मगर जो कंपनी ने जो पैसा दिया है, इसलिए कंपनी थोड़ी इसमें जो है ना, कंपनी के कारण से कंपनी थोड़ी जो है ना भ्रष्टाचारी हो जाएगी। ठीक सर, कंपनी में तो 12 डायरेक्टर सर है। एक बात समझिए ना, भूदेव शर्मा कंपनी इस को घोटाले में 12 शामिल डायरेक्टर है, है, एक तो भूदेव डायरेक्टर शर्मा जी की है, कंपनी आपको चंदा फिर क्यों देगी? वो तो आम आदमी पार्टी को चंदा, सवाल ये था। खैर बबीता जी जल्दी से जवाब दीजिए, जो वो ये कह रहे हैं कि भाई विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। जैसे ही चंदा दिया जाता है तभी बेल हो जाती है, उससे पहले 6 महीने तक बेल नहीं होती है। जैसे ही आम आदमी पार्टी को चंदा दिया उसी टाइम बेल हो गई, और उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइन। इसी कोर्ट ने संजय सिंह को भी बेल दी है। घोटाला हमने किया है तो चंदा बीजेपी को इसी कोर्ट ने संजय सिंह को भी बेल दी है मैडम, संजय सिंह जी को भी बेल दी है ना कोर्ट ने। बिल्कुल बेल दी है। हाँ, सुप्रीम तो कोर्ट फिर? ने सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और जांचा, उनको पता लगा कि ये सब फॉल्स है, सब फेक बनाया गया है। मैडम आज वही तो कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट, कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। नहीं जाटा जी, यही तो कह रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट को झुठला देंगे अगर सुप्रीम। मैं तो हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैडम, उन्हीं की टिप्पणी बता रहा हूं आपको। उसमें संजय सिंह जी को बेल मिली है, यही मामला था ना, शराब घोटाले पे ही ये कह रहे थे ना कि शराब घोटाला किया है। आज तक मुझे ये नहीं समझ आया कि घोटाला क्या हुआ है, और घोटाला अगर आम आदमी पार्टी ने किया है तो आज की आप हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ ले, पता लग जाएगा कि क्या घोटाला हुआ है। पैसे की भी रिकवरी नहीं हो रही है, और बीजेपी के पास आज हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा है, आपको उससे पता लग जाएगा ना कि इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पास आता, पैसा हमारे से रिकवर होता, वो हाईकोर्ट में बताना चाहिए था ना। आपके एडवोकेटों ने हाईकोर्ट में बताया या नहीं बताया? अभी तुरंत बेल हो जाती है, फिर एमपी आपने वहाँ पर हाईकोर्ट में बताया या नहीं? आज हाईकोर्ट में बताते तो आपको रिलीफ मिल जाता है। जब तक बीजेपी आप केवल मंच पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए सब बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक, भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा जी एक मिनट, कांग्रेस पिक्चर में आया भूदेव शर्मा जी, ये कोर्ट ने कहा है कि चलिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, उस आधार पर गिरफ्तारी। वो कह रहे कि दस्तावेज, कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट, मैं नहीं कह रहा, दस्तावेज बताते हैं कि केजरीवाल साजिश में थे। इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए तिलक जी, कोर्ट की क्या टिप्पणी है, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, उसका जवाब तो बबीता जी दे रही हैं। लेकिन जो आम पब्लिक है या आप लोग समझते हैं, हम समझते हैं, उस चीज को समझना बहुत जरूरी। अभी आपने पूछा बीजेपी के प्रवक्ता जी से, शांत प्रकाश जी से, कि जो चंदा दे रहा है, जो मेन अभियुक्त है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो चंदा ले रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से ये राजनीतिक जो कार्रवाई की जा रही है, तो ये किसी से छुपी नहीं है। अब इसके बाद कई रास्ते हैं, जो भी है कोर्ट जो भी फैसला देगा क्या है ये तो वही जानते हैं। नहीं, आपका स्टैंड अभी भी वही है या बदला है? नहीं, देखिए स्टैंड मैंने क्या कहा तिलक जी, अगर मान लीजिए कोर्ट से उनको सजा मिलती है और ये क्लियर होता है कि इन्होंने घोटाला किया है, तो वो नहीं, उदाहरण के तौर पर भूदेव जी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मामला। एक मिनट, आपका मसला यहाँ पे बिना इंडिया गठबंधन वाला है, जैसे कह रहे हो कि पंजाब में गठबंधन नहीं करेंगे, यहाँ हमारा गठबंधन है। बोले क्या है, हम साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में लड़ेंगे, पंजाब में नहीं लड़ेंगे। अब एक मिनट, मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि जैसे कि आपने कहा था ये शराब नीति बनी जब एक के साथ एक फ्री वाला मामला हुआ, तो आपने कहा कि ये केजरीवाल ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच करवाओ, कहा था। आज आप कह रहे हो ये राजनीतिक साजिश है, तो थोड़ा बादल हटाइए, क्लियर बताइए क्या मामला है। नहीं तिलक जी, देखिए हमने कहा घोटाला है तो उसकी जांच करवाओ ना, लेकिन उस घोटाले में जो जो शामिल है वो सबकी जांच होनी चाहिए ना। नहीं तो जांच तो हो रही है ना। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें अगर आप जेपी नड्डा जी के खिलाफ भी आप कार्रवाई जांच करवाओ, तो आपने जेपी नड्डा जी कहां से आ गए इसमें? आप ये भी तो जांच करवाओ ना, उनको कैसे, मतलब उन पर सारी क्लियरिटी सबके सामने आनी चाहिए, चाहे वो केजरीवाल जी हो, कोई भी हो। मैं कहता हूँ कांग्रेस का भी कोई नेता है तो उसके खिलाफ भी जांच करो, उसमें दिक्कत क्या है, देश के लोगों को पता चलना चाहिए। भूदेव भाई आप बात जलेबी की तरह घुमा रहे हो। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि तब भ्रष्टाचार हुआ, आपने कहा जांच कराओ, जांच हो रही है, कोर्ट ये कह रहा है कि पर्याप्त सबूत है, आप कह रहे हो राजनीतिक साजिश है। और अगर राजनीतिक साजिश है तो उस साजिश में तो आप भी शामिल हुए, आरोप तो आपने लगाए थे। नहीं तिलक जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जांच अभी चल रही है, उसे क्लियर तो होने दीजिए, लेकिन उस जांच में जो जो इन्वॉल्व है उन सबकी जांच होनी चाहिए ना। उसमें एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, कैसे? ये भी तो जानना पड़ेगा ना। नहीं, एक तरफा कैसे? तरह से एक तरफा कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। हमने लगाए, हम बोल रहे हैं कि आरोप लगाए, हमने कहा जांच करवाइए। शांत प्रकाश जी वो कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। वो चंदा अगर बीजेपी को देता है तो नड्डा जी के खिलाफ भी कार्रवाई करो, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो भाई? जो भी उसमें इन्वॉल्व है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
कांग्रेस बहुत शातिर है। पार्टियों के नेताओं पर कार्रवाई हो, उन्हीं की जांच हो, ये तो गलत बात है। कांग्रेस बहुत शातिर है साहब, और इन्होंने अरविंद केजरीवाल को घोटाला हो गया, फंसा दिया है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है और उसकी 7 सीटें जो दिल्ली की हैं उसमें से 3 इन्होंने हड़प ली और अब उस पर ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल की जो सीटें हैं उस पर ये अब चुनाव लड़ेंगे। और दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल का वोट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से ये माहौल बन गया है, तो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा स्टैंड करेगी। तो उस वक्त मैं अरविंद केजरीवाल के वोट पर कब्जा करने की जो इन्होंने नीति बनाई है, इसलिए ये आज भी भ्रष्टाचार के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ में भी ये जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उसका जो अरविंद केजरीवाल का जो वोट बैंक है वो इसके साथ जुड़ जाए। केवल ये रणनीति है। मैं मान गया मैं तो कह रहा हूं मोदी जी की भी जांच करवाओ, पता चल जाएगा चल रही है और आम आदमी पार्टी के वोट में किस तरीके से आप लोग सेंध लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनकी यही मजबूरी है दिल्ली में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो पर्दे के पीछे असली यही है? यही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक। तो आम आदमी पार्टी का वोट चाहिए ना इनको। ये लग रहा है कि शांत प्रकाश जी आप लोगों के चाहने वाले ही बैठे हुए हैं, लाइव में कमेंट कर रहे हैं। परमवीर जी उसी कमेंट के साथ आ रहा हूं, कह रहे हैं बबीता जी ये कांग्रेसियों के चक्कर में मत फंसिएगा, पूरी की पूरी पार्टी का बलिदान ले लेंगे, ये कुर्बानी करवा देंगे और जिंदाबाद के नारे लगवा के बात खत्म करवा देंगे। खैर ये परमवीर जी देखिए अभी तक सब नाराज से सब मुस्कुरा दिए एक सेकंड में। परमवीर जी ये अब क्या दो धारी तलवार मसला हो गया है? ये कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुलासा हुआ, जो कट्टर ईमानदार थे वो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। दूसरी तरफ ये अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि देखिए हमने आवाज उठाई तो सरकार ने हमें जेल में बंद करवा दिया। तो यहां तो मसला दो धारी तलवार वाला हो गया कि नहीं? जी हाँ तिलक जी, देखिए दुर्भाग्य की बात है, जो पार्टी आई ही इस विषय के ऊपर थी कि भाई हमें लोकपाल बिल लाना है, ऐसे करप्शन के ऊपर रोकथाम करनी है, आज वो पार्टी ऐसे आरोपों में घिरी भी और चल रहा है मसला। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल पॉस्टिंग बड़ी अजीबोगरीब सी हो रही है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी कंफ्यूज हुई है इस समय कि क्या राह पकड़े। अभी वो हो क्या रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को ऐसे मान रहे हैं जैसे कोई टीवी की डिबेट है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आप कुछ भी बोलिए, विक्टिम की रूप से बोलिए, ऐसा बोलिए वैसा बोलिए, तो कोर्ट में नहीं चलता है वहां पर। और उसके बाद कंफ्यूजन की स्थिति जो मैंने बात बोली, वो कहते हैं जब संजय सिंह जी बाहर आए थे तो उन्होंने छूटते ही बयान दिया था, बहुत फेमस भी हुआ था, जीप के ऊपर चढ़कर बोले थे कि जो ये शराब घोटाला हुआ है ये बीजेपी ने किया है। तो अब उनकी बात से दो मतलब निकाले जाते। देखो पहले वो मना कर रही थी आम आदमी पार्टी की कोई घोटाला ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो शराब घोटाला तो संजय सिंह ने मान लिया। अब उन्होंने आरोप लगा दिया आगे बीजेपी के ऊपर, यानी कि शराब घोटाला हुआ है। फिर बार बार बात कही जाती है कि हमसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। तो जितनी मेरी सीमित बुद्धि से मैंने देखा, ये पैसा तो चुनाव में खर्च हो चुका है, ये तो गोवा के चुनाव में खर्च हो चुका है, जैसा ईडी भी बता रही है। तो पैसा तो मिलने वाला है नहीं, रुपया एक भी नहीं पाने वाला है। तो ये ऐसा गोल गोल मत घुमाए। लेकिन जब अच्छा कहे या दुर्भाग्य कहे, देखिए नहीं, तो क्या इन सब बातों का असर चुनाव पे पड़ेगा? तिलक जी देखिए, आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी टिकी हुई थी। आम आदमी पार्टी कोई सोशल इंजीनियरिंग की पार्टी नहीं है, किसी सोशल मूवमेंट से उठी हुई पार्टी नहीं है। इन्होंने मिडिल क्लास को एक सपना दिखाया था कि हम आपको ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स देंगे, करप्शन से फ्री आपको देंगे, आपका जो हक है वो देंगे आपको। लेकिन डॉक्टर परमवीर जी, इन्हीं केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना है। तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बात तो आप शुरू हो, देखिए राजनीति पल पल बदलती रहती है। लेकिन जो ये साग पर बट्टा केजरीवाल जी की लगा है, ये उनके वोट बैंक के ऊपर भी लगेगा। इनका कोई सोशल इंजीनियरिंग बेस नहीं है। जैसे जातीय बेस होता है बिहार में, कहते हैं ना जाति गणना कराओ, ये कराओ, तो इनका ऐसा कोई बेस था नहीं वोटर का। इनके पीछे वोटर इनके भरोसे के ऊपर था, तो वो भरोसे के ऊपर जरूर दाग लगा है और ये दिक्कत करेगा चुनाव में आने वाले समय पर, इनके लिए दिक्कत का विषय। यानी आप ये कह रहे हैं जो कोर्ट की स्टेटमेंट थी वो उसका असर पड़ेगा अब? तिलक जी 100% पड़ेगा। तिलक जी मेरा कहते हैं गट फीलिंग, सिक्स सेंस बोलते हैं। देखिए बबीता जी जवाब दीजिए। 3 बार दिल्ली की बबीता जी आपका फोन अगर पास लेकर आ पाए, आवाज है जी। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जी ने कितना काम किया है। सिर्फ एक कोर्ट के ऑर्डर आ जाने से दिल्ली की जनता का माइंड चेंज नहीं होगा। अभी आप संजय सिंह जी पे भी ये आरोप लगा रहे थे और संजय सिंह जी की भी हाई कोर्ट ने डिसमिस करी थी और हमने सुप्रीम कोर्ट से जाके रिलीफ लिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई है हमारे पक्ष में। और हम बार बार यही कह रहे हैं, हमने कोई शराब घोटाला नहीं किया, ना हमारे कोई भी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। अगर हम वही तो वो कह रहे हैं कि चोरी करने वाला कभी ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने चोरी की है।
तो प्रूफ भी तो कीजिए कि हमने चोरी किया, हमारे पास पैसा आया। वही तो परमवीर जी कह रहे हैं कि आपका पैसा तो खर्च होगा गोवा चुनाव में। 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन परमवीर जी कहीं से भी मनी ट्रेल नहीं मिल रही इनको, और मेन एक्यूज इनको 60 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। कोर्ट को आप इस बात को मुझे बता चलने वाला है, वहां पर अगर देश के राष्ट्रपति भी किसी ऐसे फंस जाए तो उनको भी सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपका। आप ये जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, कि आप सोच रहे हैं कि हम एक बात करें कि हम इमोशनल करें, दिल्ली की जनता का विश्वास कोर्ट के आगे नहीं चलेगा मैम। शरद रेड्डी का जो आप बार बार नाम ले रहे हैं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, वो 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद किया गया है, यानी कि उसका पूरा जो आप बार बार कहते हैं ना मनी ट्रेल वो सारा मिल जाएगा। उस कंपनी में 12 डायरेक्टर और हैं, एक डायरेक्टर अगर किसी को उसमें करंट फंसा हुआ होगा तो पूरी कंपनी नहीं खराब हो जाती। जैसे अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के अंदर कोई एक आदमी घोटालेबाज निकल जाए तो पूरी आम आदमी पार्टी थोड़ी करप्ट हो गई। तो ऐसी कंपनी के साथ में भी आदमी घोटालेबाज आप प्रूव कर दीजिए, अगर कोर्ट में प्रूव करेगा मैम। ये आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप अपने सर्टिफिकेट पहले कट्टर ईमानदारी का दे रहे थे, आप ही लोग सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है प्रूव करने की, वो कोर्ट अपना काम कर रहा है, समय दीजिए, देखिए आएगा। हम बता रहे हैं, मुझे डर लग रहा है ना, जैसे लालू जी ने 20-25 साल निकाल दिए थे, मुझे नहीं लगता कि अब इतना लंबा समय लगेगा कि 20-25 साल सजा होगी। क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत? अब आप बोलिए, मैं लालू जी का एग्जांपल कोट कर रहा था मैम, जैसे लालू जी ने 20-25 साल निकाले, मुझे नहीं लगता है कि इतना लंबा समय अब निकलेगा। ये जरूर पहुंचेगा, देखिएगा अपनी उस पे, ये जरूर अपने कोर्ट अपने डिसीजन तक पहुंचेगा। एक मिनट, भूदेव शर्मा आ रहा हूं, परमवीर जी आप ही की बात को लेकर जा रहा हूं। भूदेव शर्मा, यही तो बात परमवीर जी कह रहे हैं कि भाई जो कल तक कट्टर ईमानदार थे वो कट्टर बेईमान के आरोप झेल रहे हैं, अब आप उनके साथ खड़े हैं, आप पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, आपके तमाम बड़े नेता। अब जनता के बीच में, क्योंकि राजनीति तो नैरेटिव और परसेप्शन पे होती है, जनता के बीच में क्या मैसेज आएगा, और खास तौर पर हाई कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और गिरफ्तारी जायज है और दस्तावेज बता रहे हैं कि केजरीवाल साजिश में थे, वही बात तो परमवीर जी कह रहे हैं। नहीं तिलक जी, मैंने पहले ही कहा कि जो कोर्ट की जो भी टिप्पणी हो, कोर्ट का क्या फैसला होता है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अभी जस्ट एक न्यूज पढ़ रहा था कि इनके एक प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के शंभूकरण जी, वो अभी एक चुनावी जनसभा में बोल रहे हैं कि जो मोदी को वोट नहीं डालेगा वो देशद्रोही होगा। तो बताइए, ये इनके जो प्रत्याशी है वो ये बोल रहे हैं कि जो मोदी को वोट नहीं डालेगा वो देशद्रोही होगा। तो इससे केजरीवाल वाली गिरफ्तारी का क्या मतलब? नहीं, बिल्कुल मतलब मैं बताऊंगा ना क्या मतलब है कि मोदी को जो वोट नहीं डालेगा, जो मोदी के एनडीए में, मतलब जो एनडीए में सम्मिलित नहीं होगा, वो भ्रष्टाचारी है। अगर मैं पूछ रहा हूं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जो कोर्ट स्टेटमेंट दे रहा है, उसके इतर आप लोगों की एक छवि, जो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, तो फिर ये कोर्ट की जो स्टेटमेंट है वो तो मुहर लगा रही है ना। तिलक जी, फिर हम वही तो पूछ रहे हैं कि जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे वो आज एनडीए में शामिल होकर के वो कैसे पाक साफ हो गए। ठीक, परमवीर जी रिएक्ट करना चाह रहे, शान जी आ रहा हूं। मोदी जी को अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप देशद्रोही हो गए। देश की 63% का मुद्दा, अगर आप बीजेपी की बात करें तो राफेल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया था, वहां से कुछ निकल के नहीं आया उसके अंदर। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, जैसे केजरीवाल जी भी तो कहते हैं कि हम भगत सिंह के चेले हैं, तो अब भगत सिंह के चेले शराब घोटाले के अंदर थोड़ी ऐसा कह देगा, कोई कहने लगे कि आपने तो मोदी का नाम लेके कोई ऐसे बोले हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग होती है, लेकिन कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी कहीं पर भी। ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो है, वो जो अभी बात हो रही थी ना, कमेंट आया था उसमें, वही उसी नीति पे काम कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो वोट शेयर पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का छीना था या गोवा में छीना था, वो वापस आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वापस वही उसके दर्रे पर आ जाएगा। तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने एकदम स्टैंड पे यू टर्न लिया अपना। पहले शिकायत करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, फिर कांग्रेस पार्टी अब उनका संरक्षण देती है, संरक्षण ही कहा जाएगा, उनके बचावी मोड में है। तो जो वोट शेयर अपना खोया था वो वापस लेने के लिए शायद हो सकता है कांग्रेस की ऊपर से कोई स्ट्रेटेजी हो रही हो इस तरीके की। हाँ, मतलब दो धारी मसला है कांग्रेस के लिए भी, आगे कुआं पीछे खाई वाला है। हाँ, ठीक, थैंक यू सो मच परमवीर जी। हाँ बोलिए जल्दी से भूदेव। ठीक है, जो भी है, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप लोग 1 मिनट में सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देते हो कि भैया जो हमसे सवाल करेगा वो जो है उस टाइप का है, जो हमारा साथ नहीं देगा वो गद्दार है। तिलक जी, मेरी बात पूरी हो, या हमसे कोई सवाल करेगा तो वो देशद्रोही है।
आप सर्टिफिकेट दे दो, आप ही बोल दो, तो फिर मैं क्या बोल पाऊंगा? नहीं तो आप ही कह रहे हो ना कि परमवीर जी बीजेपी प्रवक्ता है। मैंने ये नहीं बोला, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो मैंने बोला कि इसमें जो भी इन्वॉल्व है, मैंने ये बोला कि जो इन्वॉल्व है, जो भ्रष्टाचारी है, उन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी जांच होनी चाहिए, पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। अगर परमवीर जी इन बातों को भी रखते तो शांत प्रकाश जाटव जी राजनीतिक विश्लेषक तौर के रूप में बात कर रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव बात नहीं कर रहे हैं। आप ही की बात ले जा रहा हूं, एक मिनट। ये कह रहे हैं कि भाई कुछ और करो मत करो, लेकिन पीएम केयर फंड की जांच करवा दो। सारे भ्रष्टाचारों की एक मिनट भूदेव जी, आपने सवाल उठाया, वही सवाल लेकर जा रहा हूं ना। एक मिनट देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो बेसिकली राह भटके हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको पूरी तरीके से, जिस तरीके से ये जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो इन्होंने स्टैंड लिया था, शराब नीति के खिलाफ जो स्टैंड लिया था, उस पर कायम रहना चाहिए। आज इनके सामने प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि आखिर कहां तक ये बचाएंगे अरविंद केजरीवाल जी को। तो मुझे लगता है कि ये जो है, इस वक्त में कांग्रेस पशुपेश में है, तो उल जलूल बातें करना कि इसकी भी जांच करा दो और उसकी भी जांच करा दो, अरे भैया आपने कह दिया टीवी पर और वो जांचें शुरू हो गई, ऐसे होता है क्या? अभी तो आपका राफेल का, इसका क्या नाम है, नेशनल हेराल्ड का मसला भी है, अभी उस पर भी कार्रवाई होगी। बहुत जल्द, ज्यादा दिन नहीं है, 2024 के चुनाव होने के बाद में जो आपके राहुल गांधी जी और सोनिया जी जो दोनों बेल पर हैं, उस पर भी अभी कार्रवाई होगी, उस पर भी आप छटपटाते हुए दिखाई देंगे। उस वक्त में भी जो है ना, आप देखना कि क्या पूछ रहे होंगे कि क्यों नहीं हो रहा है इनके ऊपर काम। इनफैक्ट क्या है कि हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम से जो है जनता ने हमें चुना था, और हम भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का हमने बीड़ा उठाया हुआ है। आज सारी संस्थाओं को पूरी ताकत दे दी गई है कि कोई भी भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में नहीं बचना चाहिए। इसलिए आज जितनी भी हमारी जो भ्रष्टाचार पर काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो पूरी निर्बाध और आजादी के साथ में काम कर रही है, और उसका परिणाम हमारे सामने है कि आप लोगों की जो छटपटाहट है वो साफ रूप में जो है उस वक्त में दिखाई दे रही है। बेचैनी जो है वो अपना बता रही है कि आप लोग जो है परेशान हैं और भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, चाहे वो एक मंच पर इकट्ठा होकर के राजनीति करें, अगर वो किसी भी सूरत में बचने वाले नहीं है। बबीता जी के पास जाऊं, फिर हमारे साथ देश के जाने माने वकील भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं समझना चाह रहा था आपसे, वो सवाल कर रहे थे पीएम केयर फंड को लेकर, कह रहे हैं इसकी भी जांच करवा दो। किस चीज की जांच करा दो? क्या हुआ है उसमें पीएम केयर फंड में? अगर कोई जांच है, कोई परेशानी है तो ये कोर्ट में जाए ना। वो कह रहे हैं इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो जानना चाह रहे हैं। भाई उनको क्या जानने का है, वो जो जिसने खर्च करना उसके पूछे। नहीं, देश तो जानना चाहिए ना। आप तो नहीं, जिस चीज के लिए जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस पर वो खर्च हो रहा है, उसमें अगर आपको लगता है कि उसमें आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है ना आरटीआई डालें, आप कोर्ट में जाकर, आरटीआई के दायरे में नहीं है सर, ठीक है, कोर्ट चले जाए, कोर्ट में जाकर के मांग सकते हैं। मैं टीवी पर बता दूंगा, या मुझे पता है कि जो है ना किस चीज में खर्च हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जो पीएम केयर फंड का पैसा है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इसके लिए देश को जानना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाने, बिल्कुल जाने। कैसे जानेंगे? नहीं, मतलब अगर पीएम केयर का फंड का पैसा कहीं जमा खर्च हो रहा है तो उसके लिए आपको लगता है कि वो ठीक जगह पर खर्च नहीं हो रहा। सर वो विपक्ष सवाल उठा रहा है ना सर, आप चुनावी चंदे को लेकर भी तो यही बात कर रहे थे ना। देखिए, जो भी कोई पैसा अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप या तो सरकार के ऊपर भरोसा करें, और नहीं कर सकते तो आप कोर्ट से, यानी हर बात के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक, ओके, क्या दिक्कत है? ओके प्रकाश सर, ओके, एक मिनट। आशीष जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। आशीष जी, थैंक यू सो मच इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था आपसे कि हाईकोर्ट की कुछ टिप्पणियां हैं जो केजरीवाल जी के मामले में सामने आई। सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाना है। कोर्ट ने कहा कि केस केजरीवाल बनाम ईडी के बीच है, ना कि केंद्र सरकार वर्सेस केजरीवाल। कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कानूनी नजरिए से मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इस केस में अब यह टर्निंग पॉइंट आ चुका है इस टिप्पणियों के बाद?
चलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। और देखिए, जहाँ तक कानूनी पहलुओं की बात है, खासकर आज के हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि एक मोटा मोटा जो केस था केजरीवाल साहब का, चाहे कोर्ट्स के अंदर रहा हो या फिर जिस तरीके के एक मीडिया में भी जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो नरेटिव चले हैं, तो सबसे पहला ये था कि केजरीवाल साहब का व्यक्तिगत रूप से इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, जो मनी ट्रेल है वो मनी ट्रेल प्रूव नहीं होती है, पैसे की रिकवरी नहीं हुई है जी। तीसरा ये कि अप्रूवर्स जो हैं इसमें दो एक सरकारी गवाह हो गए हैं जो कि एक्यूज थे, क्योंकि उनके पॉलिटिकल लिंकेजेस हैं तो उनकी उसको ग्राउंड बनाकर प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। और तीसरा ये कि टाइमिंग जो है इस पूरी गिरफ्तारी की वो इस तरीके से है कि केजरीवाल साहब को एक जो आम चुनाव आने वाले जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके जी। अब देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कोर्ट ने क्या इस पे जजमेंट दिया है। ऑल्दो फाइनल अभी मेरे ख्याल से अभी अपलोड हुआ नहीं है फाइनल जजमेंट, जो भी कुछ समय के लिए उसको कोर्ट में ओपन कोर्ट में रीड किया गया जजमेंट को, और उसकी जो रिपोर्टिंग हुई उसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, सबसे पहला ये कि कोर्ट के सामने पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं होते हैं किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। कोर्ट फैसला लेती है, उसके सामने जो तथ्य लाए जाते हैं, जो एविडेंसेस जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और दोनों साइड की तरफ से, ऐसा नहीं कि एक साइड की तरफ से। दूसरी ये चीज कि जब आप सरकारी गवाह को ये कहते हो कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो देखिए एक स्टेज आती है, अगर कानूनी रूप से आप समझेंगे, जिस समय ट्रायल चलता है तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। लेकिन अभी ये प्री ट्रायल स्टेज है जहां पर आपने अरेस्ट को इलीगल करार देने के लिए पिटीशन दाखिल की है। उस समय अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी पर इशू उठाते हैं तो चूंकि आप वादा माफ सरकारी गवाह ऐसे ही नहीं बन जाते, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। मैं वही पालन करने मैं आपको, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं और देश भी समझना चाहेगा आपसे कि सरकारी गवाह बनने की प्रक्रिया क्या होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब सरकारी गवाह अपने बयान दर्ज करवाता है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईडी के आधार पर ही उस बयानों को दर्ज कर लिया गया और कोर्ट में रख दिया गया, उसकी भी तो एक प्रक्रिया होती होगी ना। जी, मैं वही थोड़ा सा बता रहा हूँ कि देखिए, वो जज के सामने जब बयान दर्ज होते हैं तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि वो किसी एक्सटर्नल दबाव में आकर अपने बयानों को रिकॉर्ड नहीं करवा रहा हो। ठीक। जब इस चीज से सेटिस्फाई हो जाता है उस समय ही उसको परमिशन दी जाती है कि आप सरकारी गवाह बन सकते हैं। ये ईडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो किसी को सरकारी गवाह बना ले, परमिशन कोर्ट की तरफ से आती है कि ठीक है, हम आपको सरकारी गवाह, क्योंकि आपकी तरफ से एप्लीकेशन आई, प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ से एप्लीकेशन आई, हमने इस चीज को वेरीफाई किया कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है और वो भय मुक्त एनवायरमेंट में एक अपने बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है। देखिए, आप सरकारी गवाह बनकर भी आप कोई स्टोरी नहीं सुना सकते और इस स्टोरी के बेसिस पर कन्विक्शन हो जाएगा। कोरोबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और वो कोरोबोरेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्रेडिबिलिटी कितनी डेंट हो रही है, कंप्लीट जिसको कहते हैं एक लिंकेजेस है कि स्टोरी में कि नहीं है, कोई कंट्राडिक्शन है कि नहीं है, ये सब ट्रायल के समय के इश्यू होते हैं। फिर अगली चीज ये आती है कि मनी रिकवरी की जहां तक बात है, अब मनी रिकवरी में देखिए, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर भी ये बात कही और कई और भी जगह इस चीज को बोला कि पैसे का रिकवर ना होना ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, जिस समय ट्रायल के समय इसको हम एक आर्ग्यूमेंट के रूप में एक डिफेंस लॉयर ले सकता है जी। लेकिन अपने आप में केवल ये फैक्ट कि पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है कि आपको जो एलिगेशंस लगे हैं उससे एब्सॉल्व कर दे। क्योंकि अगर कैश में पैसा आया है, इस चीज को रिकॉर्ड पर लाया गया है बयानों के द्वारा, जो भी एक्यूज है उनके या जो आपके सरकारी गवाह है उनके द्वारा, इस चीज को रिकॉर्ड पर लाया गया है कि वो पैसा कैश में आगे फर्दर इस्तेमाल हुआ है, तो एक ये सफिशिएंट ग्राउंड होता है एटलीस्ट इस स्टेज पर। मैं आशीष फिर मैं बबीता जी और भूदेव जी आपके पास आऊंगा। आशीष जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा क्या नहीं ये तो कोर्ट तय करेगा, वो आपका और मेरा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो टिप्पणियां आई हैं हाई कोर्ट की और जो फैसले के आधार पर इस सब चीजों को देखा जा रहा है, क्या इतना आसान होगा सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाना अरविंद केजरीवाल को?
देखिए, कानूनी प्रक्रिया ये कहती है कि अगर क्रिमिनल साइड पर कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है तो आपके पास एक राइट होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आप एसएलपी फाइल कर सकते हैं, और अगर आपकी एसएलपी एडमिट होती है तो वो क्रिमिनल अपील में कन्वर्ट हो जाती है। तो निसंदेह देखिए, इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि आज का जो हाईकोर्ट का फैसला है वो केवल और केवल इतना है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास प्राइमा फेसाई ऐसे एविडेंस है, जो स्टेटमेंट्स है और जो ट्रेल एक फैक्ट्स की, पैसे की नहीं, फैक्ट्स की जो बन रही है वो सफिशिएंट है केजरीवाल साहब को गिरफ्तार करने के लिए और आगे मामले को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए और आगे केस बढ़ाने के लिए। एक बार चार्जशीट फाइल होती है, केजरीवाल साहब के पास ये पूरा अधिकार होगा कि उनके डिफेंस काउंसिल उन एविडेंसेस को रिबट करें और हो सकता है कि शायद वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस स्टेज पर मैं फिर कह रहा हूं, प्राइमा फेसी एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है जहां पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और आगे मामले को बढ़ाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या होगा। आपने बिल्कुल करेक्टली ऑब्जर्व किया कि बीइंग अ लॉयर आई शुड नॉट कमेंट। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है इस चीज का हमको वेट करना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आशीष जी आप बातों को समझा रहे हैं। मैं आगे आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन बबीता जी समझ में आया आपको? वो कह रहे सरकारी गवाह ऐसे नहीं बन जाता कोई जिसका मन किया, कि आज भूदेव जी कहा कि मैं सरकारी गवाह बनूंगा, ऐसा नहीं होता। और कोर्ट तय करता है, एक प्रक्रिया होती है और कोर्ट के सामने ही बयान दर्ज होते हैं। मैं खुद भी एक वकील हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि जिसको सरकारी गवाह बनाया गया, जिसके बयानों के आधार पे हमें अरेस्ट किया गया, उसके पहले 10 बार बयान हुए, उसने कहीं भी केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया और ना वो बयान कहीं भी चार्जशीट में कोर्ट में पेश किए गए। जो 11वां बयान उसने केजरीवाल जी के खिलाफ दिया, उस बयान के आधार पर उसका अरेस्ट कर लिया गया और उससे जो पैसा लिया गया 60 करोड़ रुपए चंदे के रूप में, वो बीजेपी ने किस ग्राउंड पे लिया? पहले बीजेपी उसको एक्यूज बता दी। ठीक, आपका पॉइंट होया। एक मिनट, एक साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं आशीष जी, प्लीज। बेल मिल जाती है। हाँ, एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि कुछ बयान के, यानी एक ही बयान के आधार पर पूरी की पूरी ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, कहना उनका ये है। उससे पहले जो 10 बयान हुए उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। एक मिनट, अब आशीष जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, सुन लीजिए मैडम, आप भी वकील है, आपने वकालत वाला सवाल पूछा, वो उसका जवाब भी ले लीजिए ना प्लीज। आशीष जी देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो इनके सवाल हैं कि चूंकि पहले बयान जो दिए गए, 10 बयान दिए गए जो ये बोल रही हैं, उनमें केजरीवाल साहब का नाम नहीं था, 11वें बयान में नाम था और उसके बेसिस पर अरेस्ट हुआ। और दूसरा सवाल ये है, अगर इफ यू अंडरस्टूड इट करेक्टली, एक्सक्यूज मी, कि उस व्यक्ति ने बीजेपी को भी चंदा दिया। एम आई राइट? यही 2 सवाल है आपके जी। तो देखिए, अगर आप कानूनी दृष्टि से देखेंगे, देखिए वो इफ शी इज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर वो आम आदमी को सपोर्ट कर रही है, शी हैज एवरी राइट टू मेक ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स। ये डेमोक्रेसी है, सबको सब चीज कहने का अधिकार है। लेकिन कानूनी रूप से जब आप कोर्ट रूम के अंदर की प्रक्रिया को समझेंगे तो ऑब्वियसली जब आप सरकारी गवाह बनते हैं तो एक प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद बनते हैं। अब उस प्रोसेस में पिछले आपने बयान कुछ अलग दिए होंगे, सरकारी गवाह बनने के बाद बयान कुछ और दिया होगा। ये सारी चीजें डिफेंस काउंसिल के पास एक राइट होगा जिस समय ट्रायल चलेगा कि इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो जस्टिफाई नहीं करती है कन्विक्शन, ये पूरा राइट होगा। लेकिन आज की पिटीशन को समझिए, आज की पिटीशन इस चीज के लिए नहीं थी कि ट्रायल में उनको कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है। आज की पिटीशन इसलिए थी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो लीगल है या इलीगल है, और गिरफ्तारी के लिए जो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या हमारी नॉर्मल पुलिस हो, उसके पास गिरफ्तारी का सबसे पहला ग्राउंड ये होता है कि प्राइमा फेसी कुछ एविडेंस है कि नहीं है जिसके बेसिस पर गिरफ्तारी हो सके। तो अगर स्टेटमेंट दिया गया है कि उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं रही है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए ये अपने आप में सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट को इलीगल नहीं जस्टिफाई किया जा सकता है। मामले का अल्टीमेटली फैसला ट्रायल के बाद ही होना है। अब जहां तक दूसरे आर्ग्यूमेंट की बात है, इस चीज को समझिए, हो सकता है, देखिए मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल गाय, आई एम नॉट डिफेंडिंग बीजेपी। अगर बीजेपी को चंदा दिया गया है, किन परिस्थितियों में दिया गया है, उसकी लीगैलिटी क्या है, ये सेपरेट इशू है। अगर 2 व्यक्ति हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति अलग अलग, या एक ही व्यक्ति है, 2 व्यक्तियों का अलग अलग खून कर देता है, मर्डर कर देता है, मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूं।
पहले व्यक्ति पहले वाले केस में अगर उसको पुलिस पकड़ लेती है और दूसरे वाले केस में कोई इन्वेस्टिगेशन की तरफ बहुत ही ढीला ढाला रवैया रखती है, तो क्या पहले वाला व्यक्ति ये आर्ग्यूमेंट दे, उसका जो काउंसिल है या प्रोसिक्यूशन साइड है ये आर्ग्यूमेंट दे सकती है क्योंकि दूसरे वाले केस में कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए मेरे केस में भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हर क्रिमिनल ट्रायल अगर कनेक्टेड नहीं है, सेम चेन ऑफ इवेंट्स में नहीं आता है, सेपरेट ट्रायल होता है, ये जुड़े हुए मैटर्स नहीं होते, तो पॉलिटिकली शी हैज एवरी राइट, पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी हैज एवरी राइट टू आर्ग्यू दैट कि बीजेपी की उन्होंने चंदा दिया इसलिए उनकी वैरासिटी। तो यानी भूदेव भाई जो बात आशीष जी समझा रहे हैं, आप भले ही सिर खुजला रहे थे लेकिन बात तो यही है ना कि भाई ये साबित कर दो कि भैया उन्होंने जो है बीजेपी को चंदा दिया इसलिए भ्रष्टाचार हुआ नहीं, इस टाइप का मामला नहीं। तो देखिए जिस समय ट्रायल चलेगा ये सारे आर्ग्यूमेंट क्रेडिबिलिटी को डेंट करिए, लेकिन केवल मामला गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच कौन करेगा? केंद्र में सरकार किसकी है? आप किसी पर विश्वास करते हो? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो मैं भी तो आपसे वही पूछ रहा हूँ, मैं वही चीज तो जानना चाह रहा हूँ। आप बताओ ना, आप कह रहे हो हमें ईडी पर विश्वास नहीं, हमें सीबीआई पर विश्वास नहीं, कैसे विश्वास करें? हमें कोर्ट पर विश्वास नहीं, हमें ईवीएम पर विश्वास नहीं। बताओ ना कि कितना विश्वास करें? आज भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता जिनका नाम मोदी जी पानी पी पी करके चुनावी जनसभा में लेते हैं, जैसे ही वो एनडीए में आता है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, उसके बाद वो ईडी सीबीआई सब गायब हो जाती है। और जनता को क्या बताओगे? जनता को क्या बताओगे? वो कह रहे पर्याप्त सबूत है, कोर्ट का स्टेटमेंट है। सरकारी गवाह के बयान पर सवाल उठाना कोर्ट पर सवाल उठाना है, ये मैंने नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कहा। तिलक जी सुनिए, हर चीज टेक्निकली नहीं समझी जाती है। इस देश की 70-80% जनसंख्या को थोड़ा बहुत भावनात्मक रूप से समझाना पड़ेगा। हाँ, अब मैं समझा आप जो कह रहे हो। ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे, शांत प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अरे आप समझ लीजिए, फिर आप भी नहीं तो आप ही तो कह रहे हो कि भावनात्मक जोड़ेंगे, मैंने थोड़ा ना कहा, आप ही तो कहा। आपको ये समझाइए, आप खुद जानिए कि क्या देश के लोगों को बेवकूफ समझते हैं क्या आप टेक्निकली चीजें समझा करके उनको क्या समझाना चाहते हैं? अरे भाई हर कोई जानता है कि जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, जहाँ ईडी सीबीआई छापे मारते हैं। ठीक, शांत प्रकाश जी पार्टी में आने के बाद वो ईडी सीबीआई। शांत प्रकाश जी जल्दी से, फिर एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया लाइव में। सुप्रीम कोर्ट। ओके भूदेव भाई आगे आपकी बात आ गई। सारा देश की जनता समझ रही है और 4 जून को इनका परिणाम भी देखने को मिलेगा। ये टेक्निकल चीजें देश की जनता को नहीं समझ में आती, आप समझिए तिलक जी। सर मैं तो कई बार समझ चुका हूँ, है ना। आप लोग दिक्कत ये है कि रिजल्ट वाले दिन स्विच ऑफ कर लेते हो मोबाइल। क्या नहीं समझ सकती भूदेव भाई? दिक्कत ये होती है कि जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हो। दिक्कत सिर्फ ये है कि देश की जनता और कह देते हो कि चाचा के फूफे की भाई की शादी में गया हूँ। एक मिनट रुको, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है। अब भूदेव भाई मेरे से कुतर्कों पर बहस नहीं होती, प्लीज एक मिनट। शांत प्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, ये भूदेव जी सही कह रहे हैं कि जनता समझ रही है और जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये जो है अरविंद केजरीवाल और इंडी अलायंस की जो नौटंकी है वो किस तरीके से काम कर रही है। ये कहीं भी इकट्ठा नहीं है, ये सब अपने अपने धुन में अलग अलग लगे हुए हैं। केवल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जो है वो एक साथ जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो केवल वो भी जीतने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट जो है अपने कब्जे में लेने के लिए। सर आप क्यों उनके बीच में लूट करवा रहे हो? बड़ी सर एक मिनट शांत प्रकाश जी एक मिनट। जब आप उनके गठबंधन पे कटाक्ष करो सर, जब आप पीडीपी के साथ हाथ मिला सकते हो तो कोई भी कहीं भी हाथ मिला सकता है। बीजेपी गठबंधन करती है। देखिए एक मिनट बबीता जी, एक शांत प्रकाश जी। इस वक्त हम बात जो है दिल्ली में जो आकंठ भ्रष्टाचार के ऊपर इस वक्त में सब चीज चल रही है, उसके बावजूद इतना चोली दामन का साथ ये निभा रहे हैं एक दूसरे को लेकर के। स्वाभाविक बात है, सब चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि दिल्ली का वोट जो है वो कांग्रेस के हाथ से छिटक ना जाए और इसलिए वो अपना जो है इस वक्त में अरविंद केजरीवाल जी के जो दाग है वो भी अपने दामन पर लेने के लिए तैयार है। मैं फाइनल कमेंट, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से आशीष जी ने उसको एक्सप्लेन भी किया और मैं चाहूंगा कि फाइनल कमेंट मैं उन्हीं से लूं। लेकिन एक बात, क्योंकि लाइव में कमेंट आ गया, बड़ा दिलचस्प कमेंट है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इस विषय से कोई लेना देना नहीं है उसका, मैं क्लियर कर दूं। उनका कहना यह है कि शांत प्रकाश जी आप कह रहे हो कि देश में बहुत विकास हुआ, आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा क्या? मैंने पढ़ा तो नहीं है, सुना जरूर है।
सुना है जी। तो देश में तो वो आईपीएल चल रहा है ना इस वक्त, इंडियन प्रीमियर लीग। हाँ। तो ये आप मुस्लिम लीग कहां से ले आए? उसमें मुस्लिम लीग कहां लिखा है? तो जिस तरीके से इनका जो अल्पसंख्यक को लेकर के जो इन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं, नहीं, जैसे कि आप अगर एक्सप्लेन कर पाए। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। कि हमारी जितनी भी मोदी जी की जितनी भी घोषणाएं हैं, हाँ। जितनी भी योजनाएं हैं, उसका लाभ किसी अल्पसंख्यक या किसी जाति वर्ग को लेकर के नहीं, बल्कि सर हर जरूरतमंद को लेकर के ही उसका डिसबर्समेंट हुआ। मगर जिस तरीके से आपने कहा कि मैंने सुना पढ़ा नहीं है कांग्रेस का घोषणा पत्र, मैंने पढ़ने की कोशिश की। मैं आपसे कह रहा हूं सर, हो सकता है मैं गलत हूं। 48 पेज का घोषणा पत्र है। उस 48 पेज के घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया गया। मैंने कोशिश की ढूंढने की हिंदू मुसलमान शब्द, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में 10 खंड हैं सर, और 10 खंड में कहीं भी यह नहीं दिखाई दिया कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठा कहीं भी लिखा हो, या हिंदू मुसलमान शब्द ही नहीं दिखाई दिया मुझे। तो अल्पसंख्यक लिखा है ना, वो तो पढ़ा आपने? नहीं, तो उसमें क्या लिखा है, कहां लिखा है? अल्पसंख्यक नहीं, गलत कब कहा हमने? अल्पसंख्यक लिखा है या नहीं? अल्पसंख्यक जो शब्द है, हाँ। वो केवल और केवल मुस्लिम समाज के लिए ही लिखा गया। ये किसने कहा है? मगर जो है, नहीं तो और कौन थे अल्पसंख्यक? क्यों सिख अल्पसंख्यक मानते कि नहीं? क्या ये मानते? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, क्या कांग्रेस के लोग मानते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं मानते तो बाकी ठीक है। नहीं, हम तो इस विषय में पढ़ना ही, हम तो इस विषय में पढ़ना ही नहीं चाहते। सर एक मैं वही बात तो कह रहा हूँ शांत प्रकाश जी, मैं आपसे वही बात तो कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग तो कहीं लिखा ही नहीं है उसमें, ना मुसलमान लिखा है। मैं तो बात अल्पसंख्यक की कर रहा हूँ ना सर। आपने 2014-2019 अल्पसंख्यक के लिए जिस तरीके से घोषणाओं की बात कही है, तमाम तरीके से वो बात जो है वो कहीं ना कहीं सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या कहा है उसमें। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कहा है? नहीं, इस बारे में मैं एकदम स्पष्ट अभी नहीं कह पाऊंगा कि सर आप कह रहे हो ये मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, फिर आप बता भी नहीं रहे क्या कहा। बिल्कुल कर रहे हैं। जिस तरीके से एसडीपीयू के साथ में इनका जो वहाँ पर केरल में जो आप देख रहे हैं, उनके साथ में इनका तालमेल है सर। वो जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से मैं आपसे फाइनल कमेंट में फिर वहाँ पर काम कर रही है। मैं फाइनल कमेंट फिर मैं जो है आशीष जी से लूंगा। लेकिन कुल मिलाकर 2014 और 2019 में जो आपने वादे किए थे, उन वादों के आधार पर तो वोट मांगने चाहिए ना। नहीं, जैसे आपने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे 100, 5 तो बनाई होंगी सर। क्यों नहीं बनाई? हाँ, तो शानदार कॉलेज भी, सस्ती शिक्षा भी, इन पर बात होनी चाहिए ना सर। ये बार बार मुस्लिम लीग कहां से आ रहा है? हम डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर वोट ले रहे हैं। हमने तमाम ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई कल्पना नहीं कर सकता। नोटबंदी जैसे काम किए सर, वो घोषणा पत्र में लिख रहे हैं कि भैया हम लोगों को मकान, हमारी सरकार ने हर गरीब शिक्षक को, युवा को पहली नौकरी पक्की होगी, 1 लाख रुपया देंगे। आप कह रहे हो मुस्लिम लीग लिखा दिया। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम जो है डेवलपमेंट में आता है। ठीक, केवल ये नहीं 72,000 रुपए हम देंगे। 72,000 रुपए इन्होंने बताओ किसी विधानसभा में दिए क्या अभी तक? जो इनकी 3 राज्यों में 1 लाख रुपए देंगे क्या? ठीक है, एक मिनट आशीष जी, इस पैसे का आशीष जी मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूँ। कुछ भी कह दो और निपट लो। आशीष जी, अब जो पहले आपसे जुड़ने से पहले बबीता जी का तर्क था, मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट और चाहूंगा 30 सेकंड में बात को खत्म करिएगा सर प्लीज, कि इनका कहना यह था कि इसी आधार पे तो संजय सिंह को जमानत मिली है। प्लीज फाइनल कमेंट। देखिए, चाहे कोई आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हो, बीजेपी का सपोर्टर हो या कांग्रेस का सपोर्टर हो, देश में डेमोक्रेसी है, सबको अपनी बात, पॉलिटिकल बात रखने की आजादी है जी। लेकिन साथ ही साथ इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि जो भी किसी भी केस का आउटकम आएगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट्स के द्वारा ही दिया जाएगा। तो कोर्ट्स पर सबको भरोसा रखना चाहिए। अगर केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी निर्दोष, तो अल्टीमेटली वो निर्दोष साबित होंगे, और अगर उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है तो उनको उनके गुनाहों की सजा मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आशीष जी। आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे तरीके से देश की जनता को बताते हैं, कानूनी नजरिए से, बिल्कुल पॉलिटिकल हटके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, भूदेव भाई आपका भी। और अब सुंदरकांड पाठ जो है बबीता जी थोड़ा ज्यादा करवाइए, सुंदरकांड पाठ। थैंक यू सो मच। तो क्या बुरा फंस गए केजरीवाल? अब 24 में होगा बवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।